हेलो एवरीवन, लेखपाल 2022 के ग्रामीण विकास की इस प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आज सेट नंबर 22 है और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चयन सर्वेक्षण में चित्रण पटल को कसा जाता है। चयन सर्वेक्षण में चित्रण पटल को कसा जाता है। त्रिपाद पर, चयन पर, भवन पर या भूमि पर। तो जो चयन सर्वेक्षण में चित्रण पटल है वो त्रिपाद पर किस पे कसा जाता है? त्रिपाद पर कसा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। भारत में कितने प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर करती है? 25%, 33%, 40% या 85%। तो भारत में 33% जो है कृषि जो है वो वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, जरीब मापन की सीधी पद्धति का दूसरा नाम है। जरीब मापन की सीधी पद्धति का दूसरा नाम है परोक्ष पद्धति, अप्रत्यक्ष पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति या दूसरा नाम नहीं है। तो परोक्ष जरीब मापन की सीधी पद्धति का नाम है प्रत्यक्ष पद्धति। क्या नाम है? प्रत्यक्ष पद्धति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जरीब मापन को प्रत्यक्ष पद्धति भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है, मुरब्बों के आमने सामने के कोण, मुरब्बों के आमने सामने के कोणों पर डाली जाने वाली रेखा को कहते हैं। मुरब्बों के आमने सामने के कोणों पर डाली जाने वाली रेखा को कहते हैं सीमा रेखा, चैक रेखा, कर्ण रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कर्ण रेखा। तो मुरब्बों के आमने सामने के कोणों पर डाली जाने वाली रेखा को कर्ण रेखा या कर्ण लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत कब की गई थी? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2005 में, 2002 में, 2007 में या 2010 में? तो जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है वो 2005 में शुरू की गई थी। तो ध्यान रखेंगे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना की शुरुआत 2005 में की गई थी और इसका जो उद्देश्य था वो सभी ग्रामीण आवासों को बिजली उपलब्ध कराना है। ठीक है, लेकिन 2014 में इसको दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में बदल दिया गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने वाली पॉइंट्स है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है भूमापन कार्यों में आने वाली यंत्रों की कुल संख्या कितनी है? भूमापन कार्य में आने वाली यंत्रों की संख्या 15, 20, 10 या 5। तो भूमापन में कुल 15 यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भूमापन कार्य में कुल 15 यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और इतनी संख्याएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1990 में, 2001 में, 2005 में या 2011 में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2011 में। तो जननी शिशु सुरक्षा जो कार्यक्रम है वो गर्भवती महिलाओं के लिए, बीमार शिशुओं के लिए, ठीक है, और उनके और ऑपरेशंस है या उनका इलाज है उसके लिए, निःशुल्क इलाज के लिए सब शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? 2011 में शुरू किया गया था। चलिए तो आगे चलते हैं। अकबरी चेन को जिसने प्रयोग में लिया था वह व्यक्ति कौन था? अकबरी चैन का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था? इस क्वेश्चन का मतलब है
अकबर ने, शेरशाह ने, टोडरमल ने या मान सिंह ने। तो अकबरी चैन ये मापन पद्धति थी, इसको शुरू किसने किया था? टोडरमल ने शुरू किया था। ठीक है, तो अकबरी चैन को टोडरमल ने प्रयोग किया था। ठीक है, और जो भूमि पैमाइश का कार्य था वो टोडरमल को ही दिया गया था उस समय, तो उन्होंने अकबरी चैन की शुरुआत की थी। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी सही। आगे चलिए, लिखा है शाहजहानी चैन की लंबाई कितनी होती है। देखिए सारे क्वेश्चंस आपके ग्रामीण विकास से रिलेटेड हैं। तो शाहजहानी चैन की लंबाई होती है कितनी? 10 फुट, 120 फुट, 150 फुट या 165 फुट। तो शाहजहानी चैन की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? 165 फीट होती है। कितनी होती है? 165 फीट होती है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 165 फीट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा क्या कह रहा है। यूरिया खाद में कौन सा तत्व प्राप्त होता है? यूरिया खाद से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम या जिंक। तो यूरिया खाद से आपको नाइट्रोजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन प्राप्त होता है। अच्छा, फसल बढ़ाने में नाइट्रोजन की उपस्थिति ही उसमें वृद्धि का कारण भी होती है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही हो जाएगा। क्या कह रहा है 11वां क्वेश्चन कि 33 फीट लंबी जो चैन होती है उसका नाम क्या है? 33 फीट लंबी चैन का क्या नाम है? रेवेन्यू चैन, अकबरी चैन, इंजीनियरी चैन या इनमें से कोई नहीं। तो रेवेन्यू चैन जो है उसकी लंबाई जो होती है वो क्या होती है? 33 फीट होती है। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। जो चैन अथवा जरीब, देखिए जो चैन अथवा जरीब, चैन को जरीब कहा जाता है। जरीब 100 फुट लंबी होती है, उसमें कड़ियाँ होती हैं। कितनी कड़ियाँ होती हैं? ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जो चैन या जरीब 100 फीट लंबी होती है उसमें जड़ियाँ होती हैं। कितनी जड़ियाँ होती हैं? तो इसमें कितनी जड़ियाँ होती हैं? इसमें जड़ियों की संख्या 100 होती है। एक कड़ी भी 1 फीट होता है, तो 100 कड़ियों में 100 फीट आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 100 फीट लंबी कड़ी में कितनी कड़ियाँ होंगी? 100 कड़ियाँ होंगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? मतलब यहाँ पर लिंगानुपात की बात, सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की गई है। कहाँ पर सर्वाधिक लिंग? आजमगढ़ में, देवरिया में, सुल्तानपुर में या जौनपुर में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जौनपुर जिले में जो है वो महिलाओं की जो संख्या का अनुपात है पुरुषों से अधिक है। मतलब जो अनुपात है, क्या नाम है, लिंगानुपात है, वो जौनपुर का अधिक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, जौनपुर। 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएं हैं। कौन से? सेंसस 2011 के अनुसार, सेंसस जनगणना 2011 के अनुसार 1000 पर 1019 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 1019 महिलाएं हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्टील के तार का बना होता है। स्टील के तार का बना होता है क्या? गट्ठा, राइट एंगल, शुआ या आलेखन दंड। तो स्टील के तार का क्या बना होता है? सुआ बना होता है। ठीक है, तो स्टील के तार का सुआ बना होता है। तो इसको ध्यान रखना है कि स्टील के तार का क्या बना होता है? सुआ बना होता है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन नंबर 13 पे एक बार फिर से आ जाइए। जौनपुर के बताया था मैंने, इसमें लिंगानुपात ये 1000 पर 1024 है। ये ध्यान रखेंगे, 1019 नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सुधार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि केसर के लिए पौधों का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, वर्तिकाग्र या बाह्य दल। तो
केसर में वर्तिकाग्र जो होता है वो उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा, वर्तिकाग्र। ठीक है, तो जो केसर होता है वो पौधे का वर्तिकाग्र भाग होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहां पर ग्रामीण और नगरीय संस्कृति मिलती है, बड़े उद्योग स्थापित होते हैं, कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है, केवल शिल्पकार रहते हैं। तो उपनगरीय ग्राम का मतलब होता है जहां पर नगर और ग्रामीण, जहां नगर और ग्रामीण मिलते हैं वो क्या होता है? उपनगरीय ग्राम होता है। ठीक है, ध्यान रखने वाले। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब दोनों के कल्चर आपस में मिलते जुलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? सामाजिक विभेदीकरण, परंपरावाद का बढ़ावा, सामाजिक गत्यात्मकता या सामाजिक संरचना में बदलाव। तो इसमें परंपरावाद की जो बढ़ावा है वो आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है। तो जान लेते हैं कि आधुनिकीकरण की विशेषताओं में कौन कौन से आते हैं। एक तो सामाजिक गत्यात्मकता आती है, पद में परिवर्तन आता है, सामाजिक विभेदीकरण आता है, संरचनात्मक परिवर्तन आता है, नगरीकरण होता है, नवीन विचारों का उदय होता है, शिक्षा का प्रसार होता है। तो ये जो सभी हैं ये क्या होते हैं? आपके आधुनिकीकरण की विशेषताएं में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना प्रारंभ की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना शुरू किया था? 1920 में, 1925 में, 1927 में या 1929 में? तो ध्यान दीजिएगा 1920 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन योजना का प्रारंभ किया था जो ग्रामीण विकास से संबंधित था। तो ये भी आपको ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? सामाजिक शोध कार्यों में तुलनात्मक विधि के तहत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो सामाजिक शोध कार्यों में तुलनात्मक विधि के तहत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? रीति रिवाजों का, सामाजिक परिवर्तन का, विशिष्ट सामाजिक घटना का या ये सभी? तो आप जानिए कि सामाजिक शोध कार्य जब होता है तो उनकी रीति रिवाजों को भी पढ़ते हैं, क्या था क्या नहीं है, समाज में परिवर्तन क्या हो रहे हैं इसका भी अध्ययन किया जाता है। और जो एक सामाजिक घटनाएं घट रही हैं, जो सामाजिक घटनाएं हैं जो समाज से जुड़ी हुई हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है। तो सामाजिक शोध में इन सभी तत्वों को ध्यान दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा कि ये सभी तत्व। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी? 1920 में, 1926 में, 1942 में या 1960 में? तो अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत 1926 में की गई थी। अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति की जो सर्वप्रथम शुरुआत थी वो कब की गई थी? 1926 में की गई थी। तो इसको भी ध्यान देंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है? नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है? 10,000, 15,000, 20,000 या 26,000? तो 26,000 आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है। ये 2019 की रिपोर्ट के हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार निकाला गया है कि 26,000 पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये भी बहुत सोचने और चिंतनीय विषय है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के
क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन कार्य कर रहे हैं? स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार की वित्तीय गैर संगठन, व्यवसायिक प्रतिनिधि, या ये सभी? तो जो वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में जो सहायक समूह हैं, राज्य सरकार की वित्तीय संगठन है, व्यवसायिक प्रतिनिधि सुविधा प्रदाता हैं, सरकारी एवं सहकारी क्षेत्र हैं, ये सभी जो है इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से अकॉर्डेंस जो है वो सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ये सभी जितने सहकारी बैंक है, ठीक है, वो सभी लोग भी क्या कार्य कर रहे हैं? ग्रामीण वित्तीय समावेशन में काम कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण का कार्यक्रम नाम से नवीन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नाम से नवीन योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई है? 2005 में, 2007 में, 2008 में, या 2010 में? तो 2008 में जो है भूमि अभिलेख का कंप्यूटरीकरण तथा राज्य प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक योजना जो है राष्ट्रीय भूमि अभिलेख योजना जो है वो शुरू की गई थी। तो इसको ध्यान रखना है कि 2008 में। चलिए आगे चलते हैं कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से कृषि प्रलेख, मैपिंग सीट, भूमि अधिकारों के प्रलेख, पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी। तो जमाबंदी का मतलब होता है भू अधिकारों के प्रलेख। जमाबंदी का क्या मतलब होता है? भू अधिकारों के प्रलेख। ध्यान रखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में मेगा फूड पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? ठीक है, कह रहा उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में मेगा फूड पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? मथुरा में, बाराबंकी में, मेरठ में, या अलीगढ़ में? तो जो उत्तर प्रदेश में 2019 में जो मेगा फूड पार्क है वो कहाँ शिलान्यास किया गया है? मथुरा में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? 25 का ए सही हो जाएगा, मथुरा। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे। अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और भी कंटेंट के साथ और भी नए नए कंटेंट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।